आप सुन रहे हैं द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है यूपी 65 और आज हमारा 11वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। हाँ, बिल्कुल समझते हैं। जैसे हमको आयशा टाकिया से प्रेम है, सच्चा प्यार करते हैं उससे, पांडे बोला। सिर्फ और सिर्फ आयशा टाकिया से? अरे कितनी लड़कियां आई और गईं, लेकिन हमारा प्यार तो आयशा टाकिया के लिए रिजर्व है। अब ये सच्चा प्यार होता कैसे बे तुम लोग को? प्रसाद बोला। हमको तो प्यार कितना बार हुआ है, लेकिन सच्चा वाला कभी नहीं हुआ। प्यार दस्त की तरह ही होता है, कभी भी किसी को भी लग जाता है, कितनी बार भी लग सकता है, और जब लगता है तो तब तक इंसान को निचोड़ नहीं लेता, तब तक छोड़ता नहीं, फिर सीधे आत्मा निकाल के मानता है। प्रसाद दार्शनिक हो रहा था। आजकल लड़कियों को अच्छे लड़कों की कदर कहाँ होती है, मोहित ने कहा। या शायद रॉयल स्टेग कहा होगा। अब सबके अंदर से रॉयल स्टेग ही बोल रही थी। यार तो सिंह बस रोते फिरेंगे हर बात में। कदर का कद्दू खाओगे क्या? जो मिल रही है उसी के पीछे लग लो। कल को अगर कोई लड़की चुम्मा दे रही होगी तो गाल आगे करोगे या फिर सवाल करोगे? बहने सब बाद में, पहले ये बताओ कि तुम मेरी कदर करती हो या नहीं। अखिल मोहित से उलझ गया। तुम तो हर चीज को चुम्मा से जोड़ देते हो। प्रेम निष्काम होता है। निष्काम समझते हो तुम लोग? घंटा समझते हो। मतलब जब बिना किसी इच्छा और प्रयोजन से किया गया। मैं पूरी तरह से आउट हो चुका था। मैं तख्त पर अपना बैग हाथ में लेकर खड़ा हो गया था और नीचे सारे लड़के पालथी मारकर बैठ गए थे। मुझे गिलास में वही प्यारी लड़की दिख रही थी जो मुझे घाट पर दिखी थी। गिलास में झांककर मैं उससे बातें कर रहा था। जो प्रेम निष्काम नहीं है वो प्रेम नहीं है, वो बस शरीर की चाह है। गोपियों और कृष्ण का प्रेम निष्काम है, मीरा का प्रेम निष्काम है, मेरा और आयशा टाकिया का प्रेम निष्काम है, पांडे कन्विक्शन से बोला। अब चलो भाई, बड़े आए निष्काम प्रेम वाले। निष्काम प्रेम जब होता है तो अंदर से आवाज आती है, घंटा आती है। क्या आवाज आती है? कुछ इस तरह से। मैं उल्टी कर रहा था, जमीन पर गिरा पड़ा था और लगातार उबकाई आ रही थी। ये लो जी, इनका निष्काम प्रेम निकल आया। बाहर लिटाओ साले को गैलरी में। पांडे और अखिल ने भले आदमियों की तरह मुझे बाहर तख्त पर लिटा दिया और मेरा सर तख्त पर किनारे टिकाकर एक करवट सुला दिया। इस साले को किससे निष्काम प्रेम हो गया पांडे? अखिल ने पूछा। है एक लड़के के हाथ पर दिखी थी हम लोग को, है बड़ी सुंदर, इतनी प्यारी है कि माल कहने का मन नहीं होता। पाप लगेगा। हम तो खबारी से कहकर फोन नंबर भी निकलवा लिए हैं और पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी यही मेट्रोलॉजी ब्रांच में है, शुभ्रा नाम। पांडे बोला। अब नंबर निकाल लिए हो, चलो निश्चिंत के फोन से मैसेज डाल देते हैं और 6 मिस कॉल। सुबह उठेगी तो निश्चिंत चिरेगी। अबे नहीं बे, फालतू में बेचारा सीधा साधा लड़का निपट जाएगा। पागल तुम ना, रूममेट रहो उसके, पापा ना बनो। क्या पता साले का सीनी सेट हो जाए। ऐसे निष्काम प्रेम करके तो जिंदगी झंड करवाता फिरेगा। बैरागी लोग खाली कटवाते फिरते हैं, भोगी लोग मजा करते हैं। हम लोग तो एहसान कर रहे हैं उसके ऊपर। देखो जैसे विवेक के ऊपर एहसान किए। लाओ फोन दो इसका। अबे निश्चिंतवा के साथ बकचोदी मत करो बे। पंडित जी, बकचोदी ने जाने कितने लोग लाइव बना दिए। सीरियसली घंटा कुछ हुआ है? अखिल ने पांडे के हाथ से मेरा फोन छीनकर शुभ्रा को 10-20 छोटी छोटी मिस्ड कॉल छोड़ दी और निष्काम प्रेम का मेरा सारा ज्ञान छोटे छोटे मैसेजेस में भेज दिया। आई लव यू अलग चेप दिया,
रात के 2 बज रहे थे, इसलिए तुरंत के तुरंत कुछ हल्ला नहीं हुआ। जो हुआ अगली सुबह ही हुआ। सैया तेरे प्यार में लुट गए रे बाजार में। अगले दिन यह छोटी सी बात एक नेशनल एजेंडा जितनी बड़ी हो गई थी। रात तक यह सिर्फ मेरे और शुभ्रा के बीच की बात थी और अगले दिन शाम होने तक समूचे बीएचयू के कांख की खुजली बन गई। जिसका मन किया खुजा के चला जा रहा था। खुजली बढ़ के खाज हो गई और खाज बढ़कर दाद। लंका सुलगाने की शुरुआत करने में जो भूमिका हनुमान जी की पूछ की रही होगी, वही भूमिका इस घटना में श्रद्धा सिंह की रही। श्रद्धा सिंह एक तथाकथित फेमिनिस्ट लड़की थी। 3rd ईयर मेटलर्जी में पढ़ती थी। IIT BHU की लड़कियों से फेमिनिज्म की नमस्ते भी उसी ने करवाई थी। अन्यथा उनके पास बहुतेरे इंटरेस्टिंग और बेहतर काम पड़े थे। श्रद्धा सिंह की बड़ी बहन GNU से पढ़ी हुई थी और उसकी छत्र छाया में छोटी भी BHU में फेमिनिज्म का झंडा बुलंद कर रही थी। ये इतने कमाल की मोहतरमा थी कि दुनिया में किसी भी चीज को फेमिनिज्म से जोड़ सकती थी। IIT में अफवाह है कि श्रद्धा सिंह एक दिन फुफकारते हुए सांप की गर्दन पकड़कर कह रही थी, ये हिज क्या लगा रहा है? हिज नहीं, हर बोलो। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में एक ही जेंडर एग्जिस्ट करता है? हाउ डेयर यू इग्नोर अनदर जेंडर? इंडिया में फीमेल और मेल गिनती में बराबर है। एक और दफा श्रद्धा सिंह ने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स 2nd ईयर को लाइन से लगाकर घंटा भर हड़काया था, क्योंकि वे उसकी बात पर हंस दिए थे। वह कड़क कर रही थी, ऑल यू मैन आर डॉग्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल। जवाब में कोई बुदबुदाया, प्लीज ऐसा मत को, अगर हम लोग डॉग हैं और लड़की लोग हमारे बराबर हैं तो ये तो बड़ी भयावह बात हो गई बहन। गर्ल्स हॉस्टल से खतरे की खबर उड़ते उड़ते बॉयज हॉस्टल आई तो पांडे मुझसे सुबह सुबह माफी मांगने आया। हमें माफ कर दे निशंतवार, रात में सब लोग दारू के नशे में भंट हो गए थे। हम लोग को लगा था कि हो सकता है इससे तुम्हारी बात बन जाए। बहुत बढ़िया बात जमाई है साले। पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी और तुम लोग ने 20 मैसेज और 10 मिस्ड कॉल करके सही इमेज बनाई हमारी। हो सकता है बात ही बन जाए। कितना अच्छा मैसेज लिखे थे हम लोग। अगर शुभ्रा उसको दोबारा पढ़ेगी तो उसका दिल जरूर पिघल जाएगा। पांडे कवर अप कर रहा था। उसकी आंखों में बला की आशा थी, उम्मीद की चमक थी। घंटा ये अच्छा मैसेज है। मैं तुमसे निष्काम प्रेम करता हूं शुभ्रा, ना इच्छा से, ना उम्मीद से, ना कामना से, ना वासना से, बस निष्काम प्रेम, खालिस निष्काम प्रेम। ये कोई मैसेज हुआ? साले उसको इतना डरा दिया तुम लोगों ने, उसको भी लग रहा हो कि मैं उतना ठरकी हूं जितना दुश्मन फिल्म में आशुतोष राणा था। पर ये तो तुमने ही कहा था निशंतवा, हम लोग खुद से एक अक्षर भी ऐड नहीं किए हैं, कसम से। पांडे ने गर्दन को अंगूठे से छूते हुए भोला चेहरा बनाते हुए कहा, हाँ तो हमने कहा था तो तुम भेज काहे दिए? जानते हो क्या रिप्लाई आया है? अरे रिप्लाई क्या आ गया? पांडे फिर से चमक रहा था। हाँ आया है, पढ़ लो। आई विल किल यू ब्लडी रेपिस्ट। अरे तुम लोड मत लो, शुभ्रा नहीं लिखी है, कहानी से कहकर सब पता करवा लिए। श्रद्धा सिंह ने लिखा है उसके मोबाइल से और वो सारा मामला वही डील कर रही है। 1st ईयर में उसकी किसी चमची ने उस तक खबर पहुंचा दी और वो भड़क गई, बोली कि ये तो पूरे फीमेल जेंडर पर मेल जेंडर की ओर से हमला है। शुभ्रा ने नहीं लिखा है। अब मेरा चेहरा चमक रहा था। हाँ मेरे राजा, उसने नहीं लिखा है, लेकिन इतना खुश मत हो। ज्यादा परेशानी की बात यह है कि श्रद्धा सिंह ने अपनी टांग अड़ा दी है। 2nd ईयर के लौंडे बाइक पर तुमको खोज रहे हैं, कह रहे हैं जहां मिलोगे वहीं हौंक देंगे। अभी वो लोग क्यों हौंक देंगे? वो कहां से आ गए सीन में? मेरी हवाइयां उड़ रही थी। अरे यार, है तमाम लड़के जो श्रद्धा सिंह को इंप्रेस करना चाहते हैं, इसलिए जब भी उसकी किसी लड़के से ठन जाती है तो वो लोग ऑटोमेटिक सीन में आ जाते हैं। अबे यार क्या लड़की है, क्या चुल है उसको। अब यार जो भी चुल हो, जो है सो है, फेमिनिस्ट है, चमकदार फ्रेम का लाल चश्मा पहनती हैं, फैब इंडिया का कुर्ता पहनती हैं, कैप्स लॉक में ओपनली फेसबुक पर पीरियड को ना छुपाने की मांग करती हैं। ब्रा पहनने ना पहनने का आज़ादी को
वकालत करती, द हिंदू अखबार के एडिटोरियल शेयर करती हैं और माया एंजेलो की कविता अलग। बॉय कट बाल, चेहरे पर कतई इंटेंस लुक और पिंक कलर से टोटल परहेज। मतलब ये भाई जी की बहुत ही अधिक खतरनाक किस्म की फेमिनिस्ट लड़की है। अब करना क्या है ये बताओ। बुलाए हैं सबको, आ रहे हैं लड़के लोग। किसको बुलाए हो? और जो भी आ रहे हैं वो लोग आकर क्या करेंगे? अरे मैटर हो गया भाई जी, तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो। लड़के तुमको हौंकने के लिए घूम रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? हैं? अरे डरो नहीं बे, ज्यादा कोई हीरो बनेगा तो अपना तो सीधा हिसाब, मार दे मर जा। थोड़ी देर में प्रसाद, मोहित, अखिल, विवेक सब आ चुके थे। 16 नंबर में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। प्रसाद और मोहित ने अपने बनारसी दोस्तों को खबर भिजवा दी थी, हॉकी वॉकी लेकर कुछ गुंडे छाप लड़कों को तैयार करने को कहा गया था। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा था कि बात इतनी कैसे बढ़ गई। डर लग रहा था सो अलग। सुसवाही लंका और पांडेपुर से लड़के आना भी शुरू हो गए थे। एक एक करके बाइक और साइकिल हॉस्टल गेट पर आ रही थी। इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर के लड़कों को मास बंक लगने के लिए बोल दिया गया था। जो 2-4 लोग बंक के लिए तैयार नहीं हुए थे उन्हें डिपार्टमेंट के गेट से वापस उठवा लिया गया और बैक टू हॉस्टल पार्सल। सुसवाही के लड़के मैटर का जायजा ले रहे थे। ये 2 सेकंड में मोबिलाइज हो जाते थे, बस इतना पक्का हो कि अमुक जगह पर मार पिटाई होने वाली है। ये इकट्ठा हो जाते थे फीस के नाम पर, बस छोटी पेप्सी, 2 समोसा और काला जाम, इससे अधिक कुछ नहीं। यार तुम लोग थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हो? जरूरी नहीं है कि बात इतनी बढ़ चुकी हो। क्या पता वो लोग मारने की जुगाड़ में ना ही हो। मैं डर रहा था। हैं? मारपीट नहीं होने वाली है? सुसवाई के लड़कों में से एक बिफर पड़ा। वह यूं देख रहा था जैसे उसके साथ कोई बड़ा भारी धोखा किया गया हो। शादी ब्याह की ग्रांड पार्टी का सपना दिखाकर मुंडन में बुला लिया गया। यार भाई जी टाइम खराब मत करो। जहां बम्पर लड़ाई ना होने वाली हो वहां हम लोग अपना टाइम खराब करने जाते ही नहीं है। अभी क्लियर कर लो लड़ाई होएगी कि नहीं। और रिंकू बैठो राजा, कहां जा रहे हो? होगी लड़ाई, मैटर हुआ है तभी तो तुम लोग को बुलाए हैं। प्रसाद ने बीच में मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन रिंकू हत्थे से उखड़ गया था। हाँ तो ये लड़का काहे कह रहा है कि छोटी सी बात है? रिंकू बोला। अरे इसको क्या पता है कितनी बड़ी बात है। तुम चुप रहो भाई निशांत। यहां हम लोग मैटर शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम अलग रायता फैला रहे हो। अब ये सिर्फ तुम्हारा इशू नहीं है, पूरे बनारस का इशू है। हर हर महादेव, मार दे भोसड़ी वाले का, जाओ ने तुम लोग की तरफ हाथ उठाए। बनारस की इज्जत पर सवाल उठता देख रिंकू जोर से दहाड़ा। मैंने रिंकू की ओर कातर निगाहों से देखा। उसका डील डोल देखकर मुझे जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लड़का किसी को मार भी सकता है। वो भी मुश्किल 5 फुट 4 इंच रहा होगा और एकदम पतला दुबला। हाँ, लेकिन उसके साथ के लड़के जरूर तगड़े थे। मेरी हिम्मत उन्हीं को देखकर बंधी थी। लेकिन ये रिंकू का दोष नहीं था, दोष बनारस के उस मोहल्ले की हवा का था जहां वह रहता था। लंका के लौंग लते का जिन्हें वह रोज शाम खाता था, पहलवान की मलाइयों का था जिसे वो अभी अभी गले के नीचे एक बड़ा गिलास धकेल कर आया था। अबे 3rd ईयर मेटलर्जी वाले आ रहे हैं। हॉस्टल में हल्ला उठा। केमिकल 2nd ईयर भी। दूसरी तरफ से हल्ला आया। हैं? क्या मुसीबत है यार, मैंने कहा। आने दो सालों को, प्रसाद बोला। मानवेंद्र होगा मेटलर्जी से, परवीन सिंह केमिकल से होगा। ये साले 2 साल से श्रद्धा सिंह को पटाने की जुगाड़ में। इनको लगता है कि लड़की फ्रैंक है, ओपन है, दिल्ली से है, इंप्रेस हो जाएगी तो एक दिन दे ही देगी। देगी क्या? रिंकू ने उत्सुकता से पूछा। वह आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। अब रिंकुआ, तुमको जिस काम के लिए बुलाया गया है तुम चुपचाप वो करो। ये देने दिलाने वाली नेतागिरी मत करो, प्रसाद बोला। यार हम कब मना किए मारने को? जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं वो तो होगा ही। तसल्ली बॉक्स काम होगा, उसकी चिंता मत करो गुरु। फिर भी ऐसा ही पूछ रहे हैं। सुने का IIT BHU की लड़कियां काफी फ्रैंक होती हैं।
मुंह देखे हो अपना। क्यों, क्या खराबी है? स्मार्ट तो हूं। रिंकू ने दोनों हाथ कमर पर अटकाते हुए कहा, चेहरा जमीन से 30 डिग्री पर उठाकर किसी विजनरी की तरह क्षितिज में देखते हुए अपलक मूर्तिवत वो खड़े खड़े स्मारक हो गया था। अबे बुजरों के औकात में रहो तो बेहतर होगा, प्रसाद ने उसका गौरवशाली स्मारक छिन्न भिन्न करते हुए कहा। हाँ तो लड़ लो तुम लोग, बाव चट साले, जा रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं कि मुंह पे मत जाओ। साला तुम आईटी वालों को लगता है कि अच्छा कॉलेज से क्या पढ़ लिए हो तो दुनिया भर पे तुम ही लोग कलेक्टरी करोगे। यहां साला तुम लोग के लिए हम लात भी खाएं और बेइज्जती भी कराएं। अब जाओ खुदा ही कूट ले आओ सबको। रिंकू जाने लगा। आनंद फानंद में सुसवाई के सभी लड़के मोटरसाइकिल स्टार्ट करने बढ़े। मेरी जान सूख रही थी। मैंने प्रसाद की तरफ देखा कि वह उसे रोक ले, लेकिन प्रसाद ने भी बात अपनी इज्जत पर ले ली थी। वह रिंकू को रोकने मनाने के लिए एकदम तैयार नहीं था। मैं कातर निगाहों से एक एक करके सबकी तरफ देख रहा था। पांडे, मोहित, अखिल, विवेक सब मेरी तरह ही क्लूलेस नजर आ रहे थे। मैंने अपनी सारी आशा पांडे पर टिका दी थी। पांडे दूसरी तरफ देखने लगा। मैं चाह रहा था कि कम से कम उसे अपराध बोध ही करा दूं, उसे एहसास हो कि यह सारा रायता उसी का फैलाया हुआ है, इसीलिए इसे समेटने की जिम्मेदारी भी उसकी ही है। डूड, रिंकू यार ब्रो, पांडे ने कहा। रिंकू ठिठका। ब्रो अभी आपस में लड़के क्या होगा? तुम्हारे रहते ये साले दिल्ली के हिप लड़के बनारस के ठेठ लड़कों को पीट जाएंगे तो कितनी शर्म की बात होगी। और सुनना, पांडे ने आखिरी दावा खेला। रिंकू रुक गया और उसकी मोटरसाइकिल भी। ये एक नाजुक मौका था। यहां पर या तो डूड और ब्रो का कूल संबोधन काम कर गया था, या फिर बनारस बनाम दिल्ली से उपजा ठेठ बनारसी भाईचारा। मैंने प्रसाद को कोहनी मारी। उसने आगे बढ़कर रिंकू से हाथ मिलाया। हर हर महादेव, रिंकू चिल्लाया। हर हर महादेव मार दे मर जा, पांडे ने छौंका लगाया। भाईचारे की लहर दौड़ गई। हम सब रिंकू के पीछे हो लिए और हॉस्टल के बाहर निकले। मानवेंद्र और प्रवीण सिंह 7-8 लड़कों के साथ अपनी बाइक खड़ी कर रहे थे। रिंकू ने आओ देखा ना तो उनमें से एक लंबे बाल वाले लड़के को बिना अल्टीमेटम 3-4 घंटा पर रसीद दी। अब इसको क्यों मार रहे हो बे? वो फर्स्ट ईयर का है, हमारी ब्रांच से, प्रसाद चिल्लाया। अब तो किसको मारना है पहले ये बोलो ना, रिंकू चीखा। ओ विजय तुम किनारे हो। विजय डरकर तुरंत किनारे लग गया। वह जड़बत खड़ा था, गाल सहलाते हुए प्रश्नवाचक आंखों से हमारी ओर देखते हुए, पूछता हुआ, समझता हुआ, सुबकता हुआ। हाँ अब बाकी सबको मारो, प्रसाद ने उंगली से इशारा किया। मैं ये देखकर हैरान था कि रिंकू इतना दुबला पतला होकर भी मानवेंद्र को अकेले मार ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात बनारस दिल्ली पर चढ़ बैठा है। 5 मिनट की संक्षिप्त लड़ाई में समझ आ गया था कि मेटलर्जी और केमिकल वाले आज कस के कुटने वाले हैं। ब्रांच के सभी लड़के जो पहले चैनल के पीछे दर्शक बने हुए थे, मौके का फायदा उठाकर लड़ाई में कूद पड़े और अब ये एक टिपिकल हिंदुस्तानी लड़ाई बन चुकी थी। टिपिकल हिंदुस्तानी लड़ाई वह खास किस्म की लड़ाई होती है जिसमें कमजोर आदमी तब तक शामिल नहीं होता जब तक यह पक्का नहीं हो जाता कि पलड़ा किसका भारी है और जीतने की सारी प्रोबेबिलिटी किस टीम की है। और जैसे जीतने का सीन क्लियर हो जाता है, लड़ाई में वे सारे लोग भी शामिल हो जाते हैं जिन्होंने जीवन में आज तक किसी पर हाथ ना छोड़ा। यहाँ भी वैसा ही हुआ। चूंकि रिंकू एंड पार्टी जीत रही थी, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर इस लड़ाई में शामिल हो गया था। सबके हाथ अलसा रहे थे, खुजा रहे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज यदि यहाँ से मोहनदास करमचंद गांधी भी गुजर रहे होते तो वे सत्य और अहिंसा की प्रतिज्ञा भूलकर प्रवीण सिंह और मानवेंद्र को 2 लाठी पेल चुके होते। गांधी जी की देखा देखी अन्ना हजारे भी पिल पड़े होते और हाथ छोड़ देते। गांधी जी और अन्ना हजारे से प्रेरणा लेकर मैं भी लड़ाई में कूद पड़ा और मैंने जमीन पर पड़े एक दुबले पतले लड़के को कॉलर पकड़कर वापस खड़ा किया और एकदम भर चाट लगाई। सही शॉट मारे डूड, नाइस ब्रो, रिंकू ने शाबाशी दी। जिया राजा जिया, छोड़ दो साले बहुचट को।
मैं एकदम से पीछे हो लिया, जैसे उस दुबले लड़के के कान ने करंट मारा। मेरा हाथ कल्ला रहा था। मैंने अपना हाथ जेब के भीतर डाल दिया। दुबला पतला लड़का मुझे गुस्से में घूर रहा था। मैं वापस आगे बढ़ा और उसे फिर से कंटाप रसीद दिया। साले, अपनी ये सब नेतागिरी कहीं और जाकर करना। मेरे और शुभ्रा के मामले में दोबारा घुसे तो जिंदगी भर पछताओगे, आई समझ? मैंने कड़क आवाज में हिदायत दी। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज।